वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ रुचिका ट्यूटोरियल। हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी अर्लियर वीडियोस भी इससे ही अटैच थी और हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1786, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये तीनों ही एक्ट धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट today's video with the Act of 1786। 1786 का जो बिल था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द्वारा 1786 में लाया गया। ये एक तरह का सप्लीमेंट्री बिल था और उसी साल इसको पास कर दिया गया। इस बिल के जो की फीचर्स थे वो एक तो ये था कि स्पेशल सिचुएशन के अंदर गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता है और अपने खुद के डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकता है। मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर मिल गई थी। दूसरा, अगेन उसको और इन्फ्लुएंशियल बनाते हुए और पावरफुल बनाते हुए उसे कमांडर एंड चीफ की पावर भी दी गई थी, मतलब सुप्रीम कमांडर। ऐसा इसलिए भी हुआ था बिकॉज 1786 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडियन टेरिटरी, जो कंपनी की इंडियन टेरिटरी थी, उसके गवर्नर जनरल बन के भारत में आए। ये अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी और वो किसी के भी प्रेशर में वर्क नहीं कर सकते थे। दैट इज वाई कहीं ना कहीं इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और कॉर्नवालिस का कनेक्शन है और इसलिए कॉर्नवालिस बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट। We will start with the Act of the 1793। 1793 का एक्ट की मेन इंपॉर्टेंस ये थी कि इससे 20 साल पहले 20 इयर्स बैक 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार इंडियन टेरिटरीज के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय ही डिसाइड किया गया था कि आफ्टर एवरी 20 इयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को रिन्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसको देखते हुए इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। उसके 20 इयर्स बाद फिर आता है 1793 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है। उसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793। इस 20 साल के स्पैन टाइम में, 20 साल के टाइम पीरियड के अंदर तीन एक्ट्स पास हुए और इन तीनों ही एक्ट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। सप्लीमेंट्री एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1786। सप्लीमेंट्री एक्ट में मैंने आपको समझाया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर का जुरिडिक्शन क्लियर कर दिया था और गवर्नर जनरल को एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी इंडियन टेरिटरी, ब्रिटेन की या ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन टेरिटरी का सुप्रीम बना दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट मैंने अपने अर्लियर वीडियो में बहुत डीपली समझाया था, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया था विद द रेगुलेटिंग एक्ट। और चार्टर एक्ट ऑफ 1786 मैंने अभी आपको समझाया है कि इसके अंदर अगेन गवर्नर जनरल को इन्फ्लुएंशियल बनाने की कोशिश की गई। तो एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को ही ओवरकम करते हैं तीनों एक्ट्स और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप भी वो वैसे लेते हैं कि जहां गवर्नर जनरल की रोल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम इस एक्ट के फीचर्स पढ़ते हैं। इस एक्ट के फीचर्स को मैंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द कंपनी फीचर्स, कि कंपनी को किस तरह से उन्होंने और मेजर्स, कंपनी के लिए और मेजर्स लिए। पहला कि जो कंपनी रूल था वो कंटिन्यू कर दिया अगेन 20 इयर्स के लिए। कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो अगेन 20 इयर्स के लिए कंटिन्यू कर दी। कंपनी को अलाउड कर दिया कि वो अपना डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट 10% तक इंक्रीज कर सकती है। जितने भी एक्सपेंस थे कंपनी के खुद के, रेवेन्यू को, सैलरीज को, उन सबको देने के बाद कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपीस देगी, जो रेवेन्यू वो इंडिया से कलेक्ट कर रही है सालाना, मतलब एनुअली। और जितनी भी सैलरीज है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी है और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ की सैलरी है, वो अब कंपनी को पे करना पड़ेगा। इज नाउ जितनी भी सैलरी है अब वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। इट इज नाउ चार्ज टू द कंपनी। इसके अलावा जो सीनियर ऑफिसर्स थे कंपनी के, वो विदाउट परमिशन के इंडिया से लीव नहीं ले सकते, इंडिया को छोड़ नहीं सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनका रेजिग्नेशन कंसिडर किया जाएगा। और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस थे
वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगी कंपनी। द कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस वर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो मैंने आपको अपने पेटेंट इंडिया एक्ट में बताया था कि क्लियरली दोनों वर्क अलग अलग मार्क कर दिए थे। एक तो कॉमर्शियल फंक्शंस करेगी कंपनी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कंपनी जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन सब करती है ब्रिटेन गवर्नमेंट की बिहाफ पे वहाँ फुलफिल करेगी। जितने भी उसको ऑर्डर्स मिलेंगे ब्रिटेन से, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो उसकी ऑक्यूपाइड है उसमें वो पॉलिटिकल फंक्शंस करेगी उनके हिसाब से। गवर्नर जनरल्स में क्या चेंजेस लाए? पहला था कि हमने पढ़ा था अभी 1786 के अंदर कि गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकता है अपने काउंसिल्स को। अब गवर्नर जनरल और गवर्नर्स दोनों ही अपनी काउंसिल्स के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। जो बंगाल का गवर्नर था उसको एक अथॉरिटी दे दी गई मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर्स के ऊपर, और अगर गवर्नर जनरल प्रेजेंट है मद्रास या बॉम्बे में तो उसकी ही अथॉरिटी सुप्रीम रहेगी। मतलब अगर वो बॉम्बे मद्रास में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रेजेंट है तो उसकी अथॉरिटी को ही सुप्रीम माना जाएगा। अगर गवर्नर जनरल बंगाल से एब्सेंस है तो वो अपनी जगह एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा जो कि एक सिविलियन मेंबर होगा उसकी काउंसिल का। और कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति अब गवर्नर जनरल काउंसिल का हिस्सा नहीं होगा। तो गवर्नर जनरल के हिसाब से भी इसमें कुछ कुछ मेजर्स लिए गए कि वो हर एंगल से जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको सुप्रीम बना दिया गया इन द ईस्ट इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया, ताकि उसका इफेक्टिव रोल पूरे इंडिया में कंटिन्यू रहे। थर्ड कैटेगरी थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या चेंजेस किए कि उसकी कंपोजिशन में चेंज कर दिए कि जो भी सीनियर मोस्ट था वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बनेगा, और उसके अलावा जो 4 मेंबर्स प्रीवी काउंसिल से लेने थे अब जरूरी नहीं है कि उन 4 में से कोई 2 मेंबर्स बिना प्रीवी काउंसिल के भी चल सकते हैं। द 2 जूनियर मेंबर्स हु वर आल्सो नॉट नेसेसरी द मेंबर्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल। मतलब अब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मैंने आपको कंपोजिशन अपने लास्ट वीडियो में समझाई थी कि फर्स्ट वहां पर एक एक्सचेंजर ऑफ चेकर था मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, फिर वहां का प्रेसिडेंट और 4 काउंसिलर्स जो प्रीवी काउंसिल के थे। अब उन 4 काउंसिलर्स में से जो 2 थे वो जरूरी नहीं है कि प्रीवी काउंसिल के हो। इसके अलावा उनकी जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनके स्टाफ की सैलरी अब कंपनी पे करेगी। एक और जो यहाँ पर इफेक्टिव मेजर लिया गया कि पहली बार उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट को रीऑर्गेनाइज कर दिया और रीडिफाइन कर दिया उनकी जुरिडिक्शन। अब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो जुडिशियल फंक्शन से एकदम अलग कर दिया गया। एक तरह से डीमार्केशन क्लियर कर दी कि क्या तो जुडिशरी वर्क होगा और जुडिशरी जो फंक्शन जो कोर्स होंगी वो रेवेन्यू मैटर्स को नहीं देखेगी। तो इन सब फीचर्स के साथ मतलब हम कह सकते हैं मैन्युअली कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बहुत ज्यादा इनोवेटिव मेजर्स इस चार्टर में नहीं लिए गए थे, लेकिन कुछ मैन्युअली मेजर्स के साथ ये चार्टर ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास हो गया और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं इसको फॉलो करना पड़ गया। इस दरमियान अब अगले 20 साल तक ना तो ब्रिटेन गवर्नमेंट बीच में कोई एक्ट्स लाती है और सीधे 20 साल बाद मतलब अब हम बात कर रहे थे इस समय 1793 की, और 1793 के 20 साल बाद अब आता है 1813। 1813 में अगेन फिर एक चार्टर एक्ट लाया गया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कंपनी। जब ये चार्टर लाया गया तो कंडीशंस बहुत चेंज हो गई थी 1793 से। 1793 के अंदर और अब इन 20 सालों के अंदर इंटरनेशनली सिनेरियो बहुत चेंज हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से यूरोप के अंदर ब्रिटेन की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनके ट्रेडर्स को कहीं और वर्क नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। इधर ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी इंडिया ट्रेड की, तो कहीं ना कहीं अब ये आवाज ब्रिटेन में आ रही थी कि इस मोनोपोली को आप खत्म कीजिए और बाकी और ट्रेडिंग कंपनी जो ब्रिटेन की है उनको परमिशन दीजिए कि वो इंडिया में आकर ट्रेड कर सकें। और यही इस एक्ट ये आवाज बाकी ट्रेडिंग कंपनीज भी कर रहे थे कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इसको खत्म कीजिए, और यही इस एक्ट का की फीचर है कि द एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो उसकी ट्रेडिंग थी चाइना के साथ और जो वो टी का ट्रेड कर रही थी वो वैसा का वैसा रहेगा। अपार्ट ऑफ दिस टू बाकी सब सेक्टर्स अदर कंपनीज के लिए, अदर ब्रिटिश कंपनीज के लिए खुल गए थे और वो भी ओपनली आके इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती हैं। वो इंडिया को अपना एक मार्केट देख सकती हैं
जाके अपना राइट अपने गुड्स को डंप कर सकती हैं। दूसरा फीचर इस एक्ट का ये था कि इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ इंडिया में कर सकती हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इस एक्ट के द्वारा इंडिया में आने की परमिशन मिली। फिर इसके अंदर जो था कि जो कंपनी का जो टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ हैं और जो कमर्शियल प्रॉफिट्स हैं उन सबको आपको अलग अलग रखना है कि आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आपकी एक अलग सेपरेट शीट बननी चाहिए और जो रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी सेपरेट होनी चाहिए ताकि क्लियर एक ढंग से रिपोर्ट डेटा तैयार होकर गवर्नमेंट के पास पहुँचे। जो कंपनी का डेब्ट था कर सब रिड्यूस हो गया और डिविडेंड 10.5% जो पहले 10% था 10.5% पे फिक्स कर दिया। पहली बार कंपनी ने बात की थी, ऐसा प्रोविज़न किया था कि कंपनी इंडियन एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करेगी और लोकल गवर्नमेंट्स को राइट मिला था कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो जो 1813 का एक्ट आया उसके अंदर कुछ माइन्यूटली बात, जैसे हम टैक्सेस इम्पोज की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। पहली बार एजुकेशन की बात वो लोग इंडियंस के अंदर कर रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं वो फील कर रहे थे कि उनको अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सेटअप करना है तो उन्हें कुछ क्वालिफाइड स्टाफ इंडिया का ही चाहिए, तो उसके लिए वो एजुकेशन में इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। और थर्ड कि कंपनी अपना टेरिटोरियल रेवेन्यूज और कमर्शियल प्रॉफिट को सेपरेट रखे। नाउ वी कैन मूव अहेड अ कंपैरेटिव टेबल चार्ट ऑफ दीज थ्री। ऐसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि जब मैंने रेगुलेटिंग एक्ट और पीस इंडिया एक्ट में एक कंपैरेटिव चार्ट प्रेजेंट किया था, वो चार्ट इस तरह के चार्ट कंपैरेटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत ईजी रहते हैं। नाउ ये कंपैरेटिव चार्ट है जिसमें आप डिटेल स्टडी कर सकते हो कि क्या की फीचर्स थे इन सब एक्ट के, माइन्यूटली सही लेकिन कुछ की फीचर्स थे कि 1786 के एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर मिल गई थी। अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की पावर भी मिली थी 1786 के एक्ट के अंदर, लेकिन इसी चीज़ को कैरी ओवर करते हुए अब वहाँ गवर्नर के साथ गवर्नर जनरल भी आ गए थे स्पेशल पावर्स के अंदर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुछ मैन्युटली चेंजेस हुए थे और कंपनी रूल की मोनोपोली को अगेन 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर दिया था। ट्रेड मोनोपोली और रूल दोनों को कंटिन्यू कर दिया था। उसके 20 साल बाद जब ये चार्टर आता है तो इंटरनेशनली सिनेरियो बहुत चेंज है और ये मोनोपोली पहली बार ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में है उसे ख़त्म करके केवल टी तक सीमित कर देते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी को फर्स्ट टाइम परमिशन मिलती है और पहली बार वो एजुकेशन के लिए सोचते हैं और 1 लाख रुपीज़ कंपनी अब एजुकेशन पे खर्च करेगी और लोकल गवर्नमेंट को टैक्स के इम्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो ये कुछ चेंजेस 1813 के एक्ट में आए थे और ये कंपैरेटिव टेबल चार्ट है जो कि आपको रिवाइज के हिसाब से बहुत इजी रहेगा। आई होप सो यू एंजॉय माय वीडियो। आई थॉरली एबल टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट ऑफ दीज 3 एक्ट्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।